ये जब एटीपी करेंगे उसमें यही सारी बातें हैं। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि अगर चीज को फेंक देते हैं और लाइट गेट के बीच में चीज यूं हो गई तो हम तो उसकी पूरी लेंथ ले रहे हैं। फर्क में ये देखो, आप कह रहे हैं कि जी मेरा ये हाथ है, ये ऐसे जा रहा है। तो अगर हाथ ही टिल्टेड होगा तो फिर हाथ की अगर लेंथ यूज करते हैं तो वो तो इनएक्यूरेट हो जाएगा। अच्छा, अगर तुमसे पूछे ना कि लाइट गेट जो कैलकुलेशन करे वो इनएक्यूरेट क्यों हो सकती है, दिस इज वन, मे बी ऑब्जेक्ट टिल्ट होगी, लेकिन ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। बताओ क्यों। मजा आ गई ना। यार मैं तो बड़े अक्लमंद बच्चे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नहीं, ग्रेड अक्लमंदी से नहीं आता, ग्रेड मेहनत ज्यादा हार्ड वर्क से आता है। ग्रेड का और अक्लमंदी का बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है, अजीब बात है लेकिन है। ग्रेड का रिलेशन कंसिस्टेंसी से ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम सर। हमने जो है यहां तक कर लिया था, टाइम इंटरवल, टिकर टेप, ये सारा कुछ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। अब हेडिंग दो, मेजरमेंट ऑफ टाइम। ओके सर। मेजरमेंट, जी बेटा आपने क्या पूछना है। जी बेटा आप पूछे। अच्छा बच्चों, हेडिंग लिखो, मेजरमेंट ऑफ टाइम। सर कल का कितना काम था, मैं उस हिसाब से पीरियड छोड़ दूं, मैं कल की क्लास नहीं ले पाई थी। कल का काम था, कल हमने स्टार्ट किया था। बच्चों जहां पे आ जाए मुझे रोकना, आई थिंक यहां से किया था। यस सुन लो, यहां से ना। बेटा कल हम सर थोड़ा ऊपर से। और यहां से शुरू करके ये हम जा रहे थे। ये सारा कुछ हमने कल किया था, ठीक। अब हम चलते हैं आगे। लिखे, मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम में जो हम पहला काम करते हैं वो है, लिखो नंबर वन, अ स्टॉप वॉच। सबसे पहला काम तो स्टॉप वॉच है ना। स्टॉप वॉच की बस आपको रीडिंग लेना आनी चाहिए, ठीक। और स्टॉप वॉच का जो कॉमन डिजाइन है उसकी ही बात करते हैं। तो स्टॉप वॉच रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है। दो बटन्स होते हैं, एक होता है चलाने और बंद करने के लिए, और एक होता है वापस जीरो करने के लिए। एक इसलिए होता है चलाने और बंद करने के लिए, और एक होता है वापस जीरो करने के लिए। जो बटन होता है वापस जीरो करने के लिए उसको कहते हैं रीसेट। जो बटन होता है वापस जीरो करने के लिए उसको क्या कहते हैं, रीसेट। और जो बटन होता है चलाने और बंद करने के लिए उसको कहते हैं ऑन ऑफ। ऑन ऑफ। अच्छा, फिर इस पे जो आपको रीडिंग मिलती है उसमें यहां पे होगा जीरो जीरो, फिर यहां पे होगा जीरो जीरो, और फिर यहां पे होगा जीरो जीरो। यहां पे जो नंबर आपको मिलेगा वो होंगे मिनट्स। यहां पे जो नंबर मिलेगा वो होंगे मिनट्स। यहां पे जो नंबर होगा वो आपके होंगे सेकंड्स। और यहां पे जो नंबर मिलेगा वो होगा 100 पार्ट ऑफ अ सेकेंड, 1/100 सेकेंड। तो एक बार ये देख लो, यहां पे होंगे मिनट्स, यहां पे होंगे सेकंड्स, और यहां पे होंगे 1/100 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। आपका मेन काम तो रीडिंग लेना ही होता है। तो लिखो, स्टेट स्टेट द रीडिंग, state the reading of the stopwatch, state the reading of the stopwatch in the followings, in the followings। ये बनी हुई है स्टॉप वॉच, और इस पे ये बटन ऑन ऑफ वाला, और दूसरा बटन इस तरफ ये हो गया रीसेट। और जो रीडिंग आपको दिखाई हुई है वो है 022513। रीडिंग क्या है, 022513। सबसे पहले मुझे बताओ कि 02 क्या है, मिनट्स या सेकंड्स। मिनट। मिनट्स। ये तो हो गए मिनट्स। जी जी, यहां से शुरू किए।
ये जो आपने लिखा हुआ है 25 ये क्या हो गए? सेकेंड्स। seconds. सेकेंड्स। और 13 जो है 100th ऑफ अ सेकेंड। Over 100. बेटा 13 मिली सेकेंड नहीं है, अगर आपने मिली सेकेंड लिखा तो नंबर कट जाएंगे। 13 जो है ना वो है 13/100। जो भी वहां पे होगा ओवर 100 कर देंगे, जो भी वहां पे होगा ओवर 100 कर देंगे। 13/100 सेकेंड्स। तो ऊपर जो भी होगा उसको आपने ओवर सेकेंड कर देना है, ठीक। ये बैग बेशक हटा सर दो। अगर इस स्टॉप वॉच को चलाते हैं 99 99 99 तक, फिर आगे क्या आएगा? सिर्फ 1 सेकेंड रुक जाओ। हाँ, इतने लंबे टाइम के लिए हम स्टॉप वॉच यूज करेंगे नहीं। ओके सर। सर अली, मैं आपको ना एहतियातन बना रहा हूँ को होस्ट। थोड़ा सा आपने एक्टिव रहना है, मेरे पास फोन नहीं है, ये ना हो कि मुझे गालियां ना पड़ जाएं। अच्छा जी, लिख दिया यहां तक। अच्छा अच्छा, आपका उसका क्वेश्चन ये है कि अगर फर्ज करें स्टॉप वॉच की लिमिट ही पूरी हो जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर हम बड़े वाली स्टॉप वॉच यूज करेंगे जिसकी लिमिट और ज्यादा आगे होगी। अच्छा, अब इसकी रीडिंग बन रही है 2 मिनट्स प्लस 25 सेकेंड्स। 25 हो गए उसके सेकेंड्स, और प्लस 13/100 भी क्या हो गए? सेकेंड्स। तो अगर सब चीज को सेकंड में लिख लें तो 2 मिनट्स में कितने सेकंड्स हो गए? 2 × 60 60 120. 120। प्लस 25 प्लस 0.13। तो 120 प्लस 25 प्लस 0.13, तो ये हो गए 145.13 सेकेंड्स। तो ये हमें मिल गई रीडिंग। स्टॉप वॉच का हमने कर लिया कवर, डन। अच्छा, अब स्टॉप वॉच में पॉसिबल कॉजेज ऑफ एरर्स क्या हो सकते हैं? लिख दिया ना? लिखो पॉसिबल कॉजेज ऑफ एरर्स। पॉसिबल कॉजेज ऑफ एरर्स इन अ स्टॉप वॉच। नहीं, गलत टाइम तो नहीं होगा, आपने उसको चलाया और बंद किया, ठीक है। हाँ, उसमें कैलिब्रेशन का एरर हो सकता है, जो आप कह रहे हैं उसको कहते हैं कैलिब्रेशन का एरर। मे बी स्टॉप वॉच तेज चल रही है, स्लो चल रही है, आप ये बात कर रहे हैं ना कि ऐसा हो सकता है। आप क्या कह रहे हैं? रिएक्शन टाइम इज द मोस्ट कॉमन एरर, रिएक्शन टाइम इज अनअवॉइडेबल, ठीक है। तो सबसे जो बेसिक एरर है वो तो है, देखिए, नंबर 1, ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर। ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर, मैं इसके 3 क्वेश्चन पूछूंगा जो आपने बताने हैं। सर, जी जो बेटा। फाइनल आंसर है वो हमने सेकंड्स में देना है कि एंड पे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे? अगर एग्जामिनर सेकंड्स में कहेगा तो सेकंड्स में, अगर एग्जामिनर मिनट्स में कहेगा तो मिनट्स में, अगर एग्जामिनर कुछ नहीं कहेगा तो हमारी मर्जी। समझ आ गई बात? एग्जामिनर अगर ठीक है, सेकंड या थैंक यू। मिनट कहेगा तो उसमें, वरना जो भी लिखेंगे वो सब ठीक होगा। अच्छा, ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर, बताएं जी, एक नॉर्मल इंसान का रिएक्शन टाइम कितना होता है? एक नॉर्मल इंसान का रिएक्शन टाइम होता है, अच्छा एक सर क्वेश्चन, 3 सेकेंड। एक नॉर्मल इंसान का रिएक्शन टाइम मेजर करने का कोई मेथड है या नहीं है? मेथड है, बिल्कुल है। मेथड क्या है? मेथड ये है, ये नोटबुक दिखाओ जरा। मेथड ये होता है कि अब्दुल्ला इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जो सबसे कॉमन मेथड है वो ये है कि हाथ ऐसे करो, दोनों हाथ। अच्छा, अब्दुल्ला ने इस नोटबुक को पकड़ना है और मैंने गिराना है, समझ आ गई बात? अब्दुल्ला ने नोटबुक को पकड़ना है और मैंने गिराना है। लेकिन अगर इसको ये पता है कि मैंने गिराना है तो इसका रिएक्शन टाइम एक्यूरेट नहीं होगा। समझ आ रही है बात? क्योंकि जब इसको पहले से पता है तो ये कॉन्शियस हो गया है। अगर किसी बंदे को आप कॉन्शियस कर देंगे तो उसका रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अगर एक बंदा कॉन्शियस नहीं है तो फिर क्या होगा? फर्ज करें अब्दुल्ला को ये नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, मैंने इसे मारा, ठीक है। अब इसने रोका तो वो रिएक्शन टाइम एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर अब्दुल्ला ने हाथ लाओ, तुमने ये नोटबुक पकड़नी है, ठीक है। अब क्योंकि ये इसको पहले से पता है तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो फॉल्टी हो गया। समझ आ गई बात? जब पता नहीं होगा तो फिर रीडिंग डिफरेंट आएगी। लेकिन अगर मैं गिराऊं और ये पकड़े, अच्छा अब ये बताओ, जब मैंने गिराया और इसने पकड़ा तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा ना? देखिए, दोबारा हाथ करो, मैंने ये रखी यहां पे, ठीक है। अब बिल्कुल मैंने इसका जो एज है वो इसके हाथ के ऊपर रखा, ठीक। अब जब मैं गिराऊंगा और ये पकड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि इसको पहले से पता था तो इसने जल्दी पकड़ लिया। लेकिन जब आप पकड़ते हैं तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा कि इतना डिस्टेंस मूव किया। उस डिस्टेंस को और ग्रेविटी को यूज करके, ग्रेविटी क्या होती है? 9.8, जी होता है 9.8।
उसको यूज करके आप रिएक्शन टाइम फाइंड कर सकते हैं। सो रिएक्शन टाइम फाइंड करने के इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। डन। अब ह्यूमन रिएक्शन टाइम होता कितना है? आजकल तो बल्कि सेंसर भी है, सेंसर तो सबसे बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाएगा। कैन बी, हाँ हाँ तो वही बता रहा हूं। कैन बी फ्रॉम, कैन बी फ्रॉम 0.2 सेकेंड से लेके 0.2 सेकेंड से लेस होना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। वो बंदा फिर बहुत ही शार्प होगा। ठीक है, जिस तरह वो बैट बॉल खेल, जॉन्टी रोड था, कौन था वो जो बड़ा अच्छा वो था फील्डर, या फर्ज करें फुटबॉल के जो लोग हैं, उसमें से जो अच्छे एथलीट्स होंगे उनका रिएक्शन टाइम क्या होगा? सबसे कम होगा। जितना आपका रिएक्शन टाइम कम होगा उतने आप अच्छे एथलीट होंगे। समझ आ गई बात? इंसान का सबसे कम रिएक्शन टाइम 0.2 हो सकता है। अगर आपका 0.2 से कम रिएक्शन टाइम है तो फिर आप या तो एबनॉर्मल हैं या आप जीनियस हैं। सही हो गया? 0.2 सेकेंड टू। और अगर कोई बहुत ही मरा हुआ इंसान है उसका कितना होगा? फर्ज करें एक बंदा है, स्लीपी है, ठीक है, मरा हुआ है, उसका रिएक्शन टाइम 0.5 से बड़ा रिएक्शन टाइम होना इज नॉट पॉसिबल। 0.5 तक जा सकता है, या अगर आप बहुत भी लेजी कर लो तो 0.6 से ऊपर नहीं जाएगा। तो एवरेज क्या होगी इसमें ये बताओ? एवरेज होगी 0.3 0.4। ठीक है, तो ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर कैन बी 0.2 to 0.6 सेकेंड। दैट विल कॉज, दैट विल कॉज एन एरर, दैट विल कॉज एन एरर। अब इसके आगे एक सेंटेंस लिखो। लिखो अ स्टॉप वॉच, अ स्टॉप वॉच कैनॉट, a stopwatch cannot be used to find, बेटा ये बात जरा समझना। a stopwatch cannot be used to find an interval, an interval of about 0.5 seconds और स्मॉलर। आप इसकी वजह बताओ। अगर टाइम इंटरवल जो आपने रीड करना है वो 0.5 सेकंड से लेस है तो स्टॉप Sir, वॉच, because of our response time. क्योंकि क्योंकि इंसान का रिएक्शन टाइम इससे कंपेरेबल हो चुका है। समझ आ गई बात? क्योंकि ये तो, Sir, because of our response time. जी जी मैं वही कह रहा हूं। अच्छा, a stopwatch cannot be used to find an interval of about 0.5 second or smaller since it is comparable, since it is compare comparable to human reaction time, since it is comparable to human reaction time। बात समझ आ गई? अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपने आंसर करना है। क्वेश्चन लिखें जरा जल्दी जल्दी। सर जी बेटा आप बताएं। मैं कहता ऑफिस से। जी जी, लिख दिया? अच्छा, अब एक क्वेश्चन जिसका आप करेंगे आंसर। आपके पास एक स्प्रिंग था जिसको आपने हैंग कर दिया छत के साथ। इसके साथ आपने हैंग कर दिया एक बॉक्स या एक मैस, या आपने एक मैस हैंग कर दिया, ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया। ये ऑब्जेक्ट, ये स्प्रिंग, और ये ऊपर से हो गई रूफ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को खींच के छोड़ दें तो ये तेज ऑसिलेट करेगा या स्लो ऑसिलेट करेगा? ये तेज ऑसिलेट करेगा। क्या हम इसकी ऑसिलेशन का टाइम, टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन, स्टॉप वॉच से रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज टू स्मॉल। ठीक है, लिखो द टाइम, द टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन क्या होती है? नीचे जाके ऊपर जाना। ऑसिलेशन क्या होती है? वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, नीचे जाके ऊपर जाना। द टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन is too small, is too short या too small to be found या to be recorded, to be
recorded using a stopwatch. अगर ये बात समझ आ गई तो मुझे बताओ कि समझ आ गई, ताकि आगे चलें। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यस सर। इसको खींच नो के सर। छोड़ा, ये ऑसिलेट करेगा, ये इतना तेज ऑसिलेट करेगा कि इसकी एक ऑसिलेशन इतनी फास्ट है कि उसका टाइम हम स्टॉप वॉच से रीड नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू फाइंड टाइम ऑफ वन oscillation using a stopwatch? Using सर थोड़ा सा वेट कर लो। स्टॉप वॉच, अच्छा, अब अभी तो हमने कहा था कि मेजर नहीं कर सकते। अभी हमने क्या कहा था? मेजर नहीं कर सकते। और अभी कहा हुआ है कि कैसे मेजर करोगे। तो ऑब्वियसली वन ऑसिलेशन का मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इट्स टू स्मॉल, इट्स टू शॉर्ट। तो आप ज्यादा सारी ऑसिलेशंस ले लो, 10 ऑसिलेशंस, 20 ऑसिलेशंस। फिर सर हम 10 को या ज्यादा लेके उसको फिर डिवाइड करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका इसका आंसर फिर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि टेक टेक 10 और 20 oscillations, take 10 or 20 oscillations, find their time interval. Basically, find time interval to complete 10 or 20 oscillations. Divide time interval, divide time interval for n oscillations. यहां पे n क्या हो सकता है? n could be 1, n could be 2, n could be 3, but n cannot be 1 because 1 का बहुत कम होगा। n could be 10, n could be 15, n could be 20. Divide time interval of n oscillations by n, ब्रैकेट में लिखो n represents number of oscillations, n represents number of oscillations. Divide time interval for n oscillations by n to find time for one oscillation. उससे आपको टाइम मिल जाएगा वन ऑसिलेशन का। क्लियर यहां तक? सर लेकिन इसमें ह्यूमन एरर के बहुत ज्यादा चांस नहीं है, बिकॉज ह्यूमन कितनी एरर? फोर्स से आप खींचेंगे आ, और नहीं 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 नहीं, जो वो आप मैं बता देता खींचने वाला टाइम है वो भी तो इंक्लूड वो मैं होगा। बता देता हूँ वो मैं बता देता हूँ। स्प्रिंग्स की या ऑसिलेशंस की एक प्रॉपर्टी होती है, आप जोर से खींचें या स्लो खींचें, टाइम चेंज नहीं होता। टाइम फॉर ऑसिलेशन, जो कि आपकी कॉमन सेंस के साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको लॉजिकली समझा देता हूँ, एक सेकेंड। वो ये कह रही है कि अगर आप स्प्रिंग को तेज खींचेंगे तो वो तेज ऑसिलेट करेगा, ऐसा खींचेंगे तो ऐसा ऑसिलेट करेगा। तो शी इज सेइंग दैट, तो वो कह रही है कि अगर फर्ज करें आप स्प्रिंग को खींचते डिफरेंट तरह से हैं तो ऑसिलेशन तो इफेक्ट हो जाएगी। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। फर्ज करें हम एक रोप के साथ एक स्टोन को बांध के या बॉल को बांध के इसको ऑसिलेट करवाते हैं। दो बंदे ऑसिलेट करवा रहे हैं, अच्छी तरह से बात को समझना है। ये है पर्सन ए, आपने बनाना नहीं है, सिर्फ देखना है। और ये है पर्सन बी। पर्सन ए इसको रिलीज करता है इतनी हाइट से, पॉइंट एक्स से। पर्सन बी इसको रिलीज करता है इधर से, वाई से। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, ज्यादा फास्ट ऑसिलेशन या कम टाइम में ऑसिलेशन एक्स कंप्लीट करेगा या वाई कंप्लीट करेगा? मैं क्वेश्चन को रिफ्रेज करता हूं। एक्स एक्स वाले का एक्स पे रिटर्न करने का टाइम और वाई वाले का वाई पे रिटर्न करने का टाइम, यानी कि एक्स वाला आगे जाके वापस है और वाई वाला भी आगे जाके वापस है। तो आपने बताना है कि ज्यादा टाइम कौन लेगा। देखो, एक्स का मोशन यूं होगा, आपने छोड़ा, ये गया और ये वापस आया। एक सेकेंड, एक सेकेंड। वाई को आपने छोड़ा, ये गया और ये वापस आया। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से ज्यादा टाइम किसका होगा?
दोनों का X. टाइम इक्वल होगा, दोनों का टाइम इक्वल होगा। अब यहां पे दिमाग में ये बात आती है कि एक्स ने तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एक्स को जब आप ऊपर से छोड़ेंगे वो तेज होगा, वाई को जब आप नीचे से छोड़ेंगे वो स्लो होगा। इस बात को समझो, जब आप एक्स को ऊपर से लेके गए तो तेज होगा या स्लो होगा? तेज होगा। जितना वो तेज होगा उतना उसने डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल करना है। वाई को जब आप नीचे से छोड़ेंगे स्लो होगा, जितना वो स्लो होगा उसका डिस्टेंस भी उतना कम होगा। ऑसिलेशंस का एक प्रिंसिपल होता है, आप जितना मर्जी खींचो, जहां से मर्जी छोड़ो, टाइम सेम रहता है। बात समझ आ गई? टाइम सेम क्यों रह रहा है? एक्स और वाई की डिस्कशन। एक्स को जब आप ज्यादा ऊपर से छोड़ेंगे तो वो तेज जाएगा या स्लो जाएगा? तेज जाएगा। वाई को जब आप बिल्कुल नीचे से छोड़ेंगे, स्लो या तेज? स्लो। तो जिसका डिस्टेंस कम है वो चलेगा भी स्लो, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है वो चलेगा भी तेज। सेम विल अप्लाई टू अ स्प्रिंग। फर्ज करें इस स्प्रिंग और इस स्प्रिंग में से आपने इस वाले को बहुत ज्यादा खींच के छोड़ा, इस वाले को आपने बहुत कम खींच के छोड़ा, इतना खींचा। अब दोनों में से ज्यादा किसको टाइम लगेगा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में? तो आंसर ये है कि सेम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जिसको आपने ज्यादा खींचा था वो फास्ट होगा, जिसको आपने कम खींचा था फास्ट होगा या स्लो होगा? स्लो होगा। ये बात समझ आ गई? ज्यादा खींचा तो फास्ट, कम खींचा तो स्लो। और जो फास्ट था वो डिस्टेंस भी कितना ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस भी ज्यादा। और जो स्लो था वो डिस्टेंस भी क्या ट्रेवल करेगा? कम ट्रेवल करेगा। सो टाइम जो है उसका जो तेज या स्लो होने का इफेक्ट और डिस्टेंस का इफेक्ट है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, टाइम सेम रहेगा। बात क्लियर? तो बंदे पे डिपेंड नहीं करेगा। कॉपी हो गया यहां तक? अच्छा, अब हेडिंग लिखो, लिखो अ सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम फॉर द measurement for the measurement of time, a simple pendulum for the measurement of time। पुराने दौर में जब क्लॉक्स वगैरह नहीं थी तो लोग पेंडुलम यूज करते थे, और भी काफी टाइप्स की वॉचेस या क्लॉक्स यूज होती थी, जिसमें से एक क्या था? अ सिंपल पेंडुलम, उसकी ऑसिलेशंस। अच्छा, इसमें आप ये लिखें कि अ स्टील बॉल, अ स्टील बॉल tied, a steel ball tied at the end of an inextensible rope। What is meant by inextensible? इलास्टिक नहीं है, खिंचती नहीं है, खिंचेगी नहीं। द लेंथ इज कांस्टेंट, लेंथ कम ज्यादा नहीं होती। A steel ball tied at one end of an inextensible rope makes makes a simple makes a simple pendulum। The steel ball और मेटल बॉल, लाजमी नहीं स्टील हो, कोई और मेटल भी हो सकती है। द स्टील बॉल और मेटल बॉल इज कॉल्ड द बॉब, BOB। द स्टील बॉल और द मेटल बॉल इज कॉल्ड बॉब, पेंडुलम बॉब। ठीक। अच्छा, अब अगर आपसे पूछें कि पेंडुलम का वन ऑसिलेशन क्या होगा, तो लिखो वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो एक सिंपल पेंडुलम के वन ऑसिलेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये बना के उसके नीचे ये। अच्छा, अब ये क्या हो गई? मेटल बॉल। इसको हम क्या कहते हैं? द बॉब। अब अगर हम इसका एक ऑसिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हम यहां तक पहुंचे। अच्छा जी, ये हम गए यहां तक, उसके बाद हम आ गए वापस। वन ऑसिलेशन हुआ या नहीं हुआ? इट्स नॉट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन होगा जब वो उधर से भी जाएगा और फिर वापस आएगा।
तो फर्ज करें यहां से चले, फिर वापस आया, फिर इस तरफ गया, और फिर यहां से भी वापस आया। दिस इज वन ऑसिलेशन, दिस इज वन ऑसिलेशन। पहला काम तो आपने ये करना है कि अगर ड्राइंग बनी हो और आपसे पूछा हो कितने ऑसिलेशंस हुए, तो यू हैव टू टेल। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया वन ऑसिलेशन। अच्छा, अब इसमें लिखो कि प्रिडिक्ट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन द फॉलोइंग। प्रिडिक्ट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, predict number of oscillations in the followings। तो आपने बताना है कि कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं। ठीक है, आपको ड्राइंग दिखाएंगे। शुरू करते हैं। यहां पे हो गया ये पेंडुलम, और सिर्फ ये बना हुआ है। कितना ऑसिलेशन? 0। आधा तो नहीं है, नहीं जीरो भी नहीं है। अच्छा, अब ये पेंडुलम, और सर 0.25। यहां पे गया, और ये यहां से वापस आया। जी बेटा, आप सही कह रही हैं। अच्छा, अब इसकी पोजीशंस को हम लेबल भी करते जाएंगे। पोजीशंस को कहते हैं क्या है? सेंटर वाली पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। सेंटर वाली पोजीशन को क्या कहते हैं? मीन पोजीशन या सेंट्रल पोजीशन। मीन पोजीशन या सेंट्रल पोजीशन। सबसे राइट वाली पोजीशन को कहते हैं राइट, राइट एक्सट्रीम। तो अगर मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम तक गया और वापस आया, तो ये कितना हो गया? पहले तो इसका बता देते हैं। अच्छा, इसमें भी लेबल कर दो। ये कौन सी पोजीशन हो गई? मीन पोजीशन। और राइट साइड वाली पोजीशन को क्या कहते हैं? दिस इज राइट एक्सट्रीम। अच्छा, अब ये हो गई क्वार्टर ऑसिलेशन। कितना हो गई? 1/4 ऑफ ऑसिलेशन। दिस इज 1/4 ऑसिलेशन। तो अगर हम मीन पोजीशन से जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन तक, राइट एक्सट्रीम तक, तो वो क्या होगा? 1/4 ऑफ ऑसिलेशन। अगर गया और वापस आया, ये कितना हो गया? 2/4 या हाँ। सर 0.5। ये हो गया। जी जी बेटा, ये हो गया हाफ ऑसिलेशन। जी जी बिल्कुल, जूम करेंगे। जूम आउट या जूम इन? जूम आउट या जूम इन? जूम इन। ये लो, आ रहा है नजर? अच्छा, तो ये हो गई हाफ ऑसिलेशन। अगर फर्ज करें ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, इन तीन पोजीशंस को क्या लेबल करते हैं? सेंटर वाली को मीन पोजीशन। मीन। बेटा, सेंटर वाली पोजीशन हो गई मीन पोजीशन। राइट वाली पोजीशन को कहते हैं राइट। एक्सट्रीम। हाँ, ये हो गई राइट एक्सट्रीम। और इस तरफ से ये हो गई लेफ्ट एक्सट्रीम। अच्छा, फर्ज करें जी आपने राइट एक्सट्रीम से छोड़ा, और ये चला गया यहां तक और फिर यहां तक। बताओ ये कितनी ऑसिलेशन हुई? यहां से आपने रिलीज किया, कहां से? राइट एक्सट्रीम से। और राइट एक्सट्रीम से चला गया मीन पे, और फिर मीन से चला गया लेफ्ट एक्सट्रीम पे। कितना ऑसिलेशन हुई? ये भी हुई, हाफ हाफ। ये भी हाफ हुई है। आपने राइट एक्सट्रीम से छोड़ा और चला गया मीन पे और फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे। यह आधी ऑसिलेशन है। कितना हुई? हाफ ऑसिलेशन। अब राइट साइड पे इसकी एक कंप्लीट ऑसिलेशन ड्रॉ कर दो, फिर आगे चले जाते हैं। तो एक सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड। अगर हम इसको राइट से छोड़ते हैं, तो एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगी? जब ये उसी जगह पे वापस पहुंचेगा। जब ये उसी जगह पे वापस पहुंचेगा। सो यहां से अगर रिलीज किया, ये गया, ये गया, फिर वापस आया, तो ये अब इसकी क्या हो जाएगी? वन ऑसिलेशन। हाँ बेटा, आप पूछो। हाँ,
नहीं नहीं, वो काउंट इसलिए नहीं होगा कि आपने रिलीज राइट एक्सट्रीम से किया है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन किया होगा, समझिए ये बात, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, आपको बताया होगा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट बताया होगा बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट बताया होगा। अच्छा अब अगर आपको कहा जाए डिफाइन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, लिखो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अगर लिख दिया तो डिफाइन करते हैं। टाइम पीरियड होगा, लिखें टाइम टू कंप्लीट, टाइम टेकन फॉर वन complete time taken for one complete oscillation is called time period. बेटा टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। आगे समझ, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सिंबल फॉर टाइम पीरियड, symbol for time period is कैपिटल T। ठीक, उसके बाद लिखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, हाँ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सही हो गया। अब टाइम पीरियड की इक्वेशन लिख, तो लिखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम divided by number of oscillations, time divided by number of oscillations। अगर हम टाइम को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? टाइम पीरियड मिलेगा। इसकी एक क्विक एग्जांपल लिखें। एग्जांपल, a simple pendulum, a simple pendulum completes, a simple pendulum completes 20 oscillations, completes 20 oscillations in 10 seconds। A simple pendulum completes 20 oscillations in 10 seconds. Find its time period। हाँ जी बेटा करके दो। तो क्या इक्वेशन है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाय, Sir, 1/2 or 0.5? oscillations। जी बेटा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अगर आप इस इक्वेशन को सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं कैपिटल टी, टाइम को हम लिख सकते हैं टी, Small t. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को एन। N. कैपिटल टी क्या हो गया? टाइम, Time period. टाइम पीरियड। बेटा कैपिटल टी क्या हो गया? टाइम पीरियड। स्मॉलर टी क्या हो गया? टाइम टाइम रिकॉर्डेड, टाइम या टाइम रिकॉर्डेड, टाइम दैट यू हैव रिकॉर्डेड ऑन अ स्टॉप वॉच या कोई भी जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट था, टाइम रिकॉर्डेड। और एन क्या हो गया? नंबर ऑफ, oscillations। हाँ एन हो गया नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 10/20। 20।
0.5 सेकंड। अच्छा, हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ और टाइम हो गया खत्म। कल करेंगे इसके पास पेपर आएंगे कहाँ से, मैं प्रिंट करवा के ले आऊंगा। आगे से जब टॉपिक शुरू होगा मैं शुरू में दे दिया करूंगा। ठीक, कल हम इस टॉपिक के पास पेपर्स करेंगे, प्रिंट ओके सर। करवा के। ऑनलाइन वाले बच्चों के सर लिए हाफिज सर। जी जी बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए ग्रुप में भेज देंगे। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा। सर आप कल आज की तो बच्चे जल्दी रिकॉर्डिंग और हो नोट्स गए, भेज सकते हैं? मुझे पता ही नहीं चला। अली भाई बता दिया करें इनको, जल्दी नहीं छोड़ना। मुझे ठंडे पानी की एक बोतल दिलवा दे। अली भाई ठंडे पानी की। सब मल्टीपल्स वगैरह किए थे वो कितने स्मार्ट वो इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चन में दिए होते हैं, जैसे आपको करंट देंगे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर। स्टार्ट करने हैं। हाँ, और आप अभी तक जितने भी नोट्स हैं वो सारे भेज सकते तो मैं भेजूँ, ये देखें ये भेज दिया। हैं। ये सिर्फ आज के? नहीं, मैं भेजने लगा। ये आज के नहीं है, शुरू से सारे हैं। अच्छा, इसने चेंज कर दिया, एक्सपोर्ट कह रहे हैं, पहले शेयर कहता था। बस कर रहा हूँ मैं जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मैं थोड़ा मिस्टेकन हो गया। आपका जो स्टूडेंट है उसका नाम हमजा है कोई? असल में मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं। सर उसकी पिक्चर मेरे पास नहीं है सर। छोड़ दो, वो सुपरनोवा में। वो मुझे जानता है यस सर। तो फिर मैं भी उसे जानता हूँ। बस अगर वो मुझे जानता है तो मैं उसको लाजमी जानता सर, हूँ। वो आप उसको पढ़ाते होंगे, वो है इस वक्त वो पढ़ा रहे हैं उससे। टीचर 5 है ना, हो सकता है वो किसी और सेक्शन में। ये सर सकता है शायद। हाँ हाँ, क्योंकि सुपरनोवा में तो 5 सेक्शन है। तो अब सुबह में हो सकता है वो मेरे पास हो सकता है किसी और सेक्शन में हो। अली भाई एक छोटी सी पानी की बोतल दिलवा दे। सर मिलते हैं जी फिर, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखो। अली भाई पानी की एक छोटी सी बोतल दिलवा दे। आज अमन नहीं था। जो अब जो पढ़ते हैं उनका नाम फैसल। तो अहमद के अबू हैं। तो मैं आज मुझे आज मुझे हाजिरी थोड़ी कम फील हुई है। नहीं सर। कितनी है? ओ लेवल्स की 36 है हम्म। और उसकी कहते हैं